नेक्स्ट टॉपिक हमारा गाइगर मूलर काउंटर। तो इसका डायग्राम आपको दिख रहा होगा। इसका सबसे पहले हम वो पढ़ लेते हैं, इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो कैसी होती है। तो इसमें भी एक सिलेंड्रिकल ट्यूब होती है और उसके एक्सिस के अलोंग हमारे पास मेटल का वायर लेते हैं, जिसे यहाँ पे टंगस्टन का लेते हैं। वो एनोड का काम करता है। बिल्कुल प्रीवियस जो हमने केसेस पढ़े हैं वो उन केसेस की तरह यहाँ पे है, एनोड का काम करेगा। इसके चारों तरफ हमारे पास जो नली होती है वो तांबे की बनी हुई होती है, और वो कई बार क्या होता है कि इसको हम कांच की नली के अंदर रख देते हैं। तो देखो ये कांच की नली है, इसके अंदर रखी हुई होगी हमारे जो तांबे की नली होगी वो कांच की नली के अंदर रखी हुई होती है, और जो तांबे की नली होती है वो क्या करती है, कैथोड का काम करती है। ठीक है, यहाँ पर हम हाई वोल्टेज 800 से 2000 वोल्ट लगाते हैं एनोड और कैथोड के बीच में। एनोड के पास में बहुत ज्यादा इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है। अब नली में गैस जो है वो किस प्रेशर पे और कौन सी भरेंगे, तो 2 से 10 सेंटीमीटर Hg ये तो प्रेशर होगा। 90% ऑर्गन गैस होगी और 10% इथाइल एल्कोहल होगा। इथाइल एल्कोहल को क्वेंचिंग एजेंट या शमनकारी क्यों कहते हैं, ये थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अब डिटेक्शन किन का होगा, लो पेनेट्रिंग पावर, कम पेनेट्रेट करने वाले जो पार्टिकल्स होते हैं, अल्फा पार्टिकल या फिर स्लो बीटा पार्टिकल, इनका डिटेक्शन होता है। इनके डिटेक्शन के लिए हम इसे काम में लेते हैं। इनके डिटेक्शन के लिए वहां पर हम क्या करते हैं, बहुत पतली सी अभ्रक की एक तो फॉइल या फिर सेलोफोन या फिर कांच की खिड़की नली पर लगी हुई होती है, क्योंकि जो हमारा एक्चुअल कैथोड था, तांबे की नली थी, उसको पूरे को हमने किसके अंदर फिट कर दिया, कांच की नली के अंदर फिट कर दिया। तो पार्टिकल आएगा कहाँ से, तो उसके लिए खिड़की बनानी पड़ेगी। तो कांच की खिड़की वहां पर नली पर लगा दी जाती है, जहां से जो पार्टिकल है बाहर से आएगा गैस का आयनाइजेशन करने के लिए, वो एंटर करेगा। वो कर दिया उसने। फास्ट बीटा पार्टिकल के संसूचन के लिए हम, अगर वैसे तो स्लो बीटा पार्टिकल के इसके लिए तो हम ये कर देते हैं, अगर फास्ट बीटा पार्टिकल है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फास्ट बीटा पार्टिकल के डिटेक्शन के लिए जो हम कैथोड के रूप में तांबे की नली ले रहे थे, वो उस तांबे की नली के बजाय हम कांच की नली लेते हैं, और उसके अंदर वाला सरफेस जो होता है वो कार्बन की लेयर चढ़ा दी जाती है उस पर, यानी कार्बन की पतली सतह कांच के अंतर पृष्ठ पर, यानी कांच जो है, ग्लास जो है, उसके इनर साइड की लेयर पर कार्बन लगा दिया जाता है, और तब हमारा वो कैथोड बनाया जाता है। कब, अगर हमें फास्ट बीटा पार्टिकल का डिटेक्शन करना है तो। ठीक है, इसमें जो बीटा पार्टिकल होते हैं वो सारी डायरेक्शन से एंटर कर सकते हैं, और हम जो वोल्टेज लगाते हैं वो 800 से 2000 वोल्ट लगाते हैं, और उसके बाद हमारी जो करंट मिलती है वो आर में से गुजरती है, तो हमें वोल्टेज वो पल्स मिलता है, उसको हम एम्पलीफाइड करके मेजर कर लेते हैं। अब इसका सिद्धांत क्या है, सिद्धांत देखिए। जब गाइगर क्षेत्र में संचालन होता है, ग्राफ में हमने बहुत सारे रीजन देखे थे, गाइगर क्षेत्र भी हमारा 4th नंबर का था शायद, या 4th है 5th, आई डोंट रिमेम्बर, बट गाइगर रीजन में इसका संचालन होता है। तो सबसे पहले आयन एंड कोष्ठ में आयनकारी कण जो होगा वो गैस का आयनाइजेशन करेगा, उससे हमारे पास इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन होंगे, वो विपरीत दिशाओं में गति करेंगे। हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एनोड की तरफ जो इलेक्ट्रॉन है वो हाई वेलोसिटी प्राप्त करेंगे। इलेक्ट्रॉन गैस के परमाणुओं से कंटिन्यू टक्कर कर करके सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन जनरेट करते रहेंगे। ये सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन बार बार एक्सेलरेट होकर टक्कर के द्वारा और अधिक इलेक्ट्रॉन उत्पन्न कर देंगे। मल्टीप्लीकेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, एवेलांश घटना संपूर्ण एनोड के अनुदिश फैल जाएगी, इससे बड़ी स्पंदधारा प्राप्त होगी, और हमारे पास ये युग्मों की संख्या पर निर्भर नहीं करेगी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन केवल एक गैस के एटम का ही आयनाइजेशन नहीं कर रहा है, बल्कि उसके द्वारा जनरेट होने वाला इलेक्ट्रॉन फिर एक एटम को कर रहा है, फिर एक एटम को, इस तरह ये बहुत ज्यादा हो रहा है। अब क्वेंचिंग प्रोसेस क्या है, जो हमने क्वेंचिंग एजेंट काम में लिया था वो क्यों लिया था, तो यहाँ पर एक क्वेंचिंग प्रोसेस भी करना होता है, वो हमें देखना है। देखो, जब पॉजिटिव आयन कैथोड की तरफ गति करते हैं तो उनका मास बहुत ज्यादा और वेलोसिटी बहुत कम होने के कारण एवलांश में इनका इफेक्ट नेग्लिजिबल होता है। लेकिन जब भी धीमी गति से ये धन आयन भी जब कैथोड से टकराते हैं तो कैथोड से टकराते ही इलेक्ट्रॉन का इमिशन कैथोड से होने लगता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन जब वहां से होता है तो वहां पर भी क्या होता है, एवेलांश उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है, जिससे वो जो करंट की पल्स हमें मिल रही थी वो और बढ़ जाती है, क्योंकि पहले करंट किसकी वजह से मिल रही थी, ये समझना, एनोड जो था उस पर इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, एवेलांस जनरेट हो रहा था, उसकी वजह से हमें करंट मिल रही थी। अब ये कैथोड जो है धीरे 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 जाएंगे, लेकिन जब ये कैथोड पर पहुंचेंगे, कैथोड से टकराएंगे, तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे और वहां पर भी इलेक्ट्रॉन का एवेलांश होगा, तो वो भी करंट में कॉन्ट्रीब्यूशन कर देंगे। तो अब जो करंट की पल्स है उसकी लंबाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जाहिर सी बात है, और कंटिन्यूअस वहां पे स्पार्क हो जाता है।
इस वजह से अब स्पार्क जो है वो स्पार्क तो हमें नहीं होने देना है, इस वजह से हम क्या करते हैं, जो जीएम ट्यूब है, गाइगर मूलर ट्यूब है, उसका जो इतना फास्ट अगर होता है तो उसका रिकॉर्डिंग नहीं किया जा सकता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो आयन पार्टिकल है उनका एक के बाद वो आ रहे हैं, हम उनकी रिकॉर्डिंग अच्छे से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का एवलांच से और कैथोड के एवलांच से ज्यादा कंटिन्यूअस डिस्चार्ज हो गया। कंटिन्यूअस डिस्चार्ज में हमारी एक्चुअल करंट की रिकॉर्डिंग हम नहीं कर पाएंगे, या जो हमारी एक्चुअल जो पार्टिकल्स आ रहे हैं उनकी रिकॉर्डिंग हम नहीं कर पाते हैं। तो हमें क्या करना है, जो सक्सेसिव आयनाइजेशन आयनकारी पार्टिकल्स आ रहे हैं, सक्सेसिव आयनाइजिंग पार्टिकल जो है उनका डिटेक्शन करने के लिए जैसे ही स्पार्क शुरू होता है, स्पार्क शुरू होने के जस्ट बाद में हमारा जो ये काउंटर है ये अपनी पुरानी अवस्था में आना चाहिए। जैसे ही स्पार्क शुरू हुआ ये वापस पुरानी स्टेट में आ जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में कहें तो हमारा स्पार्क स्थायी नहीं होना चाहिए, बल्कि वो थोड़े समय तक ही रहना चाहिए, ताकि इसकी एक्यूरेसी बनी रहे, सुग्राहिता इसकी बनी रहे और इसका रिजॉल्विंग टाइम कम हो। ठीक है, तो विसर्जन की समाप्ति की प्रक्रिया को शमन क्रिया कहते हैं, ये आपको याद रखना है। एक्चुअल में वहां जो स्पार्क जनरेट हुआ है वो ज्यादा लंबे समय तक अगर रहता है तो हमारा जो काउंटर है वो खराब हो जाएगा, काम नहीं करेगा। तो इस स्पार्क को हमें खत्म करना पड़ेगा। इसको खत्म करने का जो प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड क्वेंचिंग प्रोसेस, उसे क्वेंचिंग प्रोसेस कहते हैं। अब देखो टाइमिंग की बात करते हैं। अगर एक धीरे धीरे गतिशील पॉजिटिव आयन कैथोड पर पहुंचता है तो उसे लगभग 100 माइक्रोसेकंड का टाइम लेता है वो। अगर इस समय में कोई दूसरा आयनकारी कण अंदर एंटर कर गया तो उसकी रिकॉर्डिंग करने में ये गणित जो होता है वो असमर्थ होता है। क्यों? क्योंकि इस समय अंतराल में एनोड पर इलेक्ट्रॉन के एवेलांश के कारण इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर बहुत कम हो जाता है। इलेक्ट्रॉनों के एवेलांश के कारण इलेक्ट्रॉनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो बहुत कम हो जाता है। ये विभवांतर कम क्यों हुआ? देखो, आप खुद देखो, अगर मैं यहाँ पर दो लाइन बनाती हूँ, एक मेरी है पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, एक है नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। नेगेटिव वाला कैथोड है, पॉजिटिव वाला एनोड है, करेक्ट। अब पॉजिटिव जो है इनके बीच में अभी पोटेंशियल डिफरेंस है अच्छा खासा, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि ये जो आपका पॉजिटिव एनोड था यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का एवेलांश हो गया, यानी चारों तरफ से इसको इलेक्ट्रॉनों ने ढक लिया। अगर इसको इलेक्ट्रॉनों ने ढक लिया तो यहाँ पॉजिटिव वैल्यू कम हो जाएगी, और अगर पॉजिटिव वैल्यू कम हो जाएगी तो दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस का मान कम हो जाएगा। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस का मान कम हो गया तो ये काउंटर हमारा जो है वो काम नहीं करेगा। वो काम क्यों नहीं करेगा? क्योंकि शुरुआत में हमने जो ग्राफ देखे थे उस ग्राफ के अंदर था कि 800 से 2000 जो वोल्ट होगा इसी रीजन के अंदर ये वाला काउंटर काम करेगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस 800 से कम हो जाता है तो पीछे वाले जो काउंटर हमने पढ़े थे प्रीवियस लेक्चर में वो काम कर सकते हैं, लेकिन गाइगर मूलर काउंटर इस 800 से कम वोल्टेज में काम नहीं करता है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई कि विभवांतर कम हो जाता है। इस समय को हम गणित का डेड टाइम बोलते हैं। डेड टाइम क्यों कहेंगे? क्योंकि इतने टाइम वो काम नहीं करेगा। ठीक है, इस समय अंतराल के बाद भी अब जब वो अपनी पुनर्अवस्था में पहली वाली अवस्था में पहुंचेगा तो उसे भी थोड़ा टाइम चाहिए, तो फिर से उसे अपनी पुरानी पोजीशन में आने का टाइम लगता है 100 माइक्रोसेकंड। और इस समय अंतराल को हम बोलते हैं रिकवरी टाइम, पुनरावृत्ति टाइम, TR बोलते हैं। ठीक है, एक डेड टाइम हो गया। डेड टाइम तो मैंने बता दिया आपको कि जब कैथोड जो होता है वो सॉरी जो पॉजिटिव आयन होता है वो कैथोड तक पहुंचने में 100 माइक्रोसेकंड का टाइम लेता है, और इस बीच में अगर कोई दूसरा आयन आया तो वो उसे रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा। इसका रीजन मैंने यहाँ पर बता दिया। इस टाइम को तो हम बोलते हैं डेड टाइम, यानी इसमें रिकॉर्डिंग करेगा ही नहीं। रिकॉर्डिंग नहीं करेगा तो हमारे किस काम का ये काउंटर? तो इसे तो हम बोलेंगे 100 माइक्रोसेकंड को डेड टाइम। फिर अब ये डेड हो गया, अब इसको वापस लाइव होने में, वापस काम का होने में, बनने में कुछ टाइम चाहिए, वो भी 100 माइक्रोसेकंड है, उसे हम रिकवरी टाइम बोलते हैं। इन दोनों समय अंतरालों को टोटल कर दो तो उसे हम पैरालिसिस टाइम बोलते हैं। पैरालिसिस एक बीमारी होती है जिसके अंदर कोई चीज काम नहीं करती है, तो यहाँ पर हमारा जो ये चीज होगी ये काम नहीं करेगी, इसे टीपी बोलेंगे। ठीक है, तो दूसरे आयनकारी कण को के रेस्पॉन्स को ये तभी रिकॉर्ड करेगा जब पहले वाले कण के प्रवेश करने के टीपी टाइम बाद दूसरा पार्टिकल प्रवेश करे। अब ये टीपी टाइम का आपको कंडीशन समझ में आ गई।
करेक्ट। अब इस पैरालिसिस टाइम को हम कम से कम करना चाहते हैं, क्योंकि सच अगर पैरालिसिस टाइम 1 घंटा होगा, इसका मतलब एक पार्टिकल डिटेक्ट हो गया, अब हमें 1 घंटे वेट करना पड़ेगा कि 1 घंटे तो वो पैरालिसिस कंडीशन में रहेगा, पैरालिटिक कंडीशन में रहेगा। तो इसलिए इस टाइम को कम करने के लिए सेल्फ क्वेंचिंग विधि का उपयोग किया जाता है। इसमें हम इथाइल एल्कोहल को काम में लेते हैं। तो इथाइल एल्कोहल जो है इस टाइम को कैसे कम करता है वो देखते हैं। देखना, कैथोड की ओर जो चल रहे आर्गन की बात कर रहे हैं इस बार, कैथोड की ओर चल रहे आर्गन गैस है, क्योंकि आर्गन गैस हमने ली थी, उसके धनायन रास्ते में एल्कोहल के अणुओं से भी टकराते हैं, ठीक है। और सपोज करो एल्कोहल से टकराकर एक इलेक्ट्रॉन उन्होंने अब्सॉर्ब कर लिया। किसने कर लिया? आर्गन के धनायनों ने रास्ते में एल्कोहल के अणुओं से टकराया, एल्कोहल के अणुओं ने इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित किया और उसको अब्सॉर्ब कर लिया। किसने? आर्गन ने, ठीक है। आर्गन ने कर लिया और बाद में आर्गन ने इलेक्ट्रॉन को अब्सॉर्ब कर लिया। लेकिन आप जानते हैं जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है। वैसे ही अगर इलेक्ट्रॉन जो है अब्सॉर्ब करना है तो उसमें एनर्जी रिलीज होगी। तो जब इन्होंने इलेक्ट्रॉन को अब्सॉर्ब किया है तो वहां पे फोटोन का उत्सर्जन होता है। तो फोटोन का उत्सर्जन करके वो क्या बन गए? उदासीन परमाणु बन जाते हैं। उदासीन परमाणु बनने के बाद अब ये कैथोड पर क्यों जाएंगे? क्योंकि कैथोड तो केवल पॉजिटिवली चार्ज आयन को अपनी तरफ खींचता है, लेकिन अब हमने आर्गन के धनायन को या पॉजिटिव आयन को न्यूट्रल एटम बना दिया ताकि ये कैथोड तक पहुंच ही नहीं पाए, ठीक है। अब ये पराबैंगनी फोटोन जो हुआ उसका किसने अब्जॉर्प्शन किया? वो क्या गया? इस फोटोन को एल्कोहल का जो अणु होता है, दूसरा मान लीजिए एल्कोहल का अणु होता है, वो अब्सॉर्ब कर लेता है। उसने क्या किया? फोटोन का अब्सॉर्ब कर लिया। इथाइल एल्कोहल का आयनाइजेशन पोटेंशियल आर्गन गैस की तुलना में कम होता है। इस लाइन का ये मतलब है, आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है कि इतनी एनर्जी देने पर उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। हम कह रहे हैं कि इथाइल एल्कोहल का आयनाइजेशन पोटेंशियल आर्गन गैस की तुलना में कम होता है, यानी इथाइल एल्कोहल को कम ही एनर्जी देनी पड़ेगी आर्गन गैस की तुलना में। इथाइल एल्कोहल अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, ठीक है। तो पराबैंगनी फोटोन जो है उसका अवशोषण किसने किया? एल्कोहल ने किया। एल्कोहल ने जैसे ही फोटोन का अब्जॉर्प्शन किया, फोटोन क्या होती है? एनर्जी होती है, एनर्जी मिल गई, इसलिए इथाइल एल्कोहल के अणु के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल गया। इलेक्ट्रॉन निकल के वो क्या बन गया? अब पॉजिटिव आयन बन गया। अब ध्यान रखना, ये पॉजिटिव आयन आर्गन गैस का नहीं है, अब ये पॉजिटिव आयन किसका है? एल्कोहल का है। ये एल्कोहल के पॉजिटिव आयन कैथोड के पास जाते हैं और कैथोड से इलेक्ट्रॉन लेकर एक्साइटेड अणु में बदल जाते हैं। कैथोड से इलेक्ट्रॉन लेकर एक्साइटेड, कैथोड में इलेक्ट्रॉन का एविलांश जनरेट हो रहा था, हमें उसी को तो रोकना था, करेक्ट। हमारा प्रॉब्लम क्या थी कि एनोड पे तो इलेक्ट्रॉन का एविलांश जनरेट हो रहा है, लेकिन आर्गन गैस के जो धनायन थे वो कैथोड के पास में जा रहे थे और कैथोड में से इलेक्ट्रॉन निकाल के वहां पर जनरेट कर रहे थे, बट उस इलेक्ट्रॉन को खुद अब्सॉर्ब नहीं कर रहे थे और इसकी वजह से कंटिन्यूअस स्पार्क हो जा रहा था। एनोड पे जो एविलांश हो रहा है हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट कैथोड वाले एविलांश को हमें रोकना था। तो हमने क्या किया? हमने ये किया कि जो आयन हमने ये किया कि बीच में जो आर्गन का धनायन जा रहा था वो एल्कोहल के अणु से टकराया और टकरा के क्या हुआ? वहां पे उसने एल्कोहल से इलेक्ट्रॉन ले लिया और इलेक्ट्रॉन लेके एक फोटोन इमिट कर दिया। और अब एल्कोहल जो है वो पॉजिटिव आयन बन गया। पॉजिटिव आयन बनने के बाद वो खुद कैथोड के पास जाएगा और वहां टकरा के वहां से इलेक्ट्रॉन जो वहां पे एवलांश में इलेक्ट्रॉन थे, करेक्ट, वहां पे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हुए थे, हमें वो कम करने हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन इथाइल एल्कोहल के धनायन ने ले लिया, एल्कोहल ने ले लिया और उसके बाद वो एक्साइटेड अणु में बदल गया। ये उत्तेजित अणु फोटोन इमिट नहीं करते हैं बल्कि खुद डिसोसिएट हो जाते हैं, अलग अलग इनके अंदर डिसोसिएशन हो जाता है। इस कारण द्वितीय एवलांश प्रारंभ नहीं हो पाता है, यानी वहां पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने की बजाय अब घटने लग जाएगी। तो ये क्वेंचिंग प्रोसेस इस तरह से हो जाता है। अब 3 विशेषताएं होनी चाहिए हमने जो क्वेंचिंग एजेंट लिया है उसमें। एक तो गैस के हमारे हम जो गैस ले रहे हैं उसके आयनाइजेशन पोटेंशियल की तुलना में ये जो क्वेंचिंग गैस है इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होना चाहिए, ठीक है। एक हमारे पास इसका अल्ट्रावायलेट बैंड जो है वो विस्तृत होना चाहिए, क्योंकि वहां पर पराबैंगनी फोटोन जो है उसका जो वो है वो पिक्चर में आ रहा है, इसलिए। अब जो ये क्वेंचिंग एजेंट होता है ये जब उत्तेजित अवस्था में हो तो ये फोटोन उत्सर्जन द्वारा यानी फोटोन वापस निकाल के डी एक्साइटेड नहीं होना चाहिए बल्कि डी एसोसिएट होने की क्षमता होनी चाहिए। ये इसमें 3 विशेषताएं होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो इसका कैरेक्टरिस्टिक कर्व, हमारे पास अगर हम आयनकारी
कणों की गणना दर, ये हमने गणना दर की है कितने आयनकारी कण आए हैं, और वोल्टेज, हम अप्लाई वोल्टेज कर रहे हैं। इसके बीच में जब ग्राफ प्लॉट करते हैं, ग्राफ कुछ इस तरह से आता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर इसका प्रचालन होना है तो इस वक्र से स्पष्ट है कि इस तरह के काउंटर के लिए एक मिनिमम वोल्टेज, जिसे थ्रेशोल्ड वोल्टेज कहते हैं, उससे कम वोल्टता आरोपित करने पर ये काउंटर संचालन ही नहीं होता, इसका प्रचालन ही नहीं होता है, और ये वोल्टेज लगभग 800 वोल्ट होती है। तो आप ये जो VT है, दिस इज थ्रेशोल्ड वोल्टेज। देखो यहाँ वाली वोल्टेज लगाओगे तो ग्राफ नहीं मिल रहा है, यहाँ लगा रहे हैं तो ग्राफ नहीं मिल रहा है, ग्राफ VT से स्टार्ट हो रहा है, तो मिनिमम 800 से 1000 वोल्टेज तो होना ही चाहिए। उसके बाद ये डिपेंड करता है, ये जो 800 से 1000 वोल्ट है, ये डिपेंड करता है कि हम किस तरह का काउंटर ले रहे हैं और उसका उद्देश्य क्या है। अब थ्रेशोल्ड वोल्टता से ज्यादा वोल्टता लगाने पर गणन दर लगभग नियत हो जाती है। अब जैसे ही हमने लगाया तो एक बार के लिए तो ये बढ़ी, उसके बाद यहाँ पर लगभग जो है क्या हो जाती है, लगभग कांस्टेंट हो जाती है। तो आरोपित वोल्टता के जिस परास के लिए ये लगभग नियत रहती है, हम यहाँ से लेके यहाँ तक, एग्जैक्ट तो नियत नहीं है, थोड़ा बहुत स्लोप आ रहा है, तो लगभग नियत बोल रहे हैं। इस रीजन को बोलते हैं प्लेटो क्षेत्र। तो प्लेटो क्षेत्र का डेफिनेशन आ सकता है, तो आपको बोलना है थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज आरोपित होने पर जब गणन दर जो होती है, काउंटिंग रेट होती है, वो लगभग कांस्टेंट हो जाती है, तो अप्लाइड वोल्टेज की इस रेंज को प्लेटो रीजन कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। और ये जो इस विस्तार होता है, मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो रेंज होती है, ये लगभग 200 से 300 वोल्ट के ऑर्डर की होती है। ये वैल्यू नहीं है, रेंज है। रेंज का मतलब जैसे ये 1000 वोल्ट है तो ये 1300 वोल्ट हो गया या 1200 वोल्ट हो गया, ठीक है। तो 200 से 300 वोल्टेज की रेंज इसकी होती है। ओके, आउटपुट पल्स जो होती है, उसका एम्पलीट्यूड जो होता है वो प्रयुक्त वोल्टता पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि हमने इसको लगभग नियत माना है। अब प्लेटो क्षेत्र से ज्यादा अधिक वोल्टता का उपयोग करने पर उसमें स्पार्क शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से हम वहां पर इस काउंटर को काम नहीं करवाएंगे, और इससे कम में ये काम करेगा नहीं, तो ये V1 से लेके V2 तक ही काम करेगा। तो अब हमारे पास यहाँ पर इसका स्लोप बनेगा। अब इसका स्लोप जो है वो कितना होना चाहिए कि ये हमें सही सही काम करे, अच्छा अच्छा डिटेक्शन दे। तो उसका एक फॉर्मूला है जो डायरेक्टली आप याद रख लीजिएगा कि हम प्लेटो रीजन कहाँ तक लेते हैं। देखो, सामान्यतः गाइगर मूलर काउंटर में वोल्टता का प्लेटो क्षेत्र जो है वो वहां लिया जाता है जहां पर या जहां तक इसका जो स्लोप है वो 5% प्रति 100 वोल्ट से ज्यादा ना हो, या इस फॉर्मूले से ज्यादा ना हो। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको डायरेक्टली याद रखना, क्योंकि इसका डेरिवेशन भी ऑफ नो इम्पोर्टेंट फॉर अस। बस ये ठीक है, जो पॉइंट्स बता रहे थे वो ऑपरेटिंग वोल्टेज के बता रहे थे। अब इसकी एफिशिएंसी की बात करते हैं। किसी काउंटर में मान लीजिए कैपिटल N आयनकारी कण एंटर हुए, और एंटर करने में से कैपिटल N तो एंटर किए, और हमारा जो काउंटर था उसने स्मॉल n जो है वो डिटेक्ट कर लिए प्रति सेकंड। एक सेकंड में कैपिटल N गए और उसमें से स्मॉल n डिटेक्ट कर लिए। तो दक्षता जो एफिशिएंसी होगी वो कितनी होगी, कितने डिटेक्ट किए अपॉन कितने टोटल गए, तो n/n जो है वो डिटेक्शन होता है। ठीक है, इसका ये मतलब है कि 1000 आयनकारी कण अगर प्रवेश करते हैं और केवल 900 ही ऑब्जर्व करते हैं, तो एफिशिएंसी निकालेंगे इस वाले फॉर्मूले से कि 90% एफिशिएंसी यहाँ पे हो गई। इसके बाद एफिशिएंसी ऑफ काउंटिंग होती है। एफिशिएंसी ऑफ काउंटिंग का फॉर्मूला भी आप ध्यान रख लीजिएगा क्या होती है। जब किसी गणित्र में आयनकारी कण जो होता है उसके द्वारा कम से कम एक पेयर उत्पादित हो, तो उस स्थिति में इसके गणन करने की क्षमता को काउंटिंग एफिशिएंसी बोलते हैं। यानी कोई आयनकारी कण द्वारा जाएगा, पहली बात तो वो एक से ज्यादा पेयर जनरेट करेगा, पर मिनिमम अगर वो एक पेयर भी जनरेट करता है तो उस कंडीशन में जो दक्षता होगी उसे हम काउंटिंग एफिशिएंसी कहेंगे। उसका फॉर्मूला ये होता है, अगेन फॉर्मूला नॉट, डेरिवेशन नॉट इम्पोर्टेंट, फॉर्मूला याद रखना है SLP। एस क्या है, वहां पर आयनन कोष्ठ के गैस की एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर आयनन कितना है, और P क्या है, प्रेशर है, और L क्या है, आयन कारक जो है पार्टिकल उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की। इसके बाद पैरालिसिस टाइम एंड रियल काउंट्स कितने आते हैं। देखो, हमने देखा पैरालिसिस टाइम मान लीजिए टो है, पैरालिसिस टो का मतलब टो टाइम तक वो काम नहीं करेगा, इसका मतलब है टो समय अंतराल के लिए ये इनर्ट रहता है, अक्रियाशील रहता है। तो प्रति मिनट, अगर मान लीजिए प्रति मिनट कैपिटल N पार्टिकल के प्रवेश करने पर वो स्मॉल n पार्टिकल को ही काउंट करता है। तो अगर इसका मतलब, हमने ये देखा था कि एक पार्टिकल जाएगा, राइट, एक पार्टिकल जा रहा है तो उसके कितने टाइम बाद दूसरा पार्टिकल आना चाहिए, टो टाइम बाद, क्योंकि टो कितना था
पैरालिसिस टाइम था। तो अगर हमने इसने काउंटिंग की है स्मॉल एन की, यानी कि इसके हिसाब से स्मॉल एन पार्टिकल आए हैं, इसके हिसाब से अगर स्मॉल एन पार्टिकल आए हैं तो एन को अगर टो से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, यानी कि इतने टाइम तक ये इनर्ट रहेगा, अक्रियाशील रहेगा। देखो एक पार्टिकल जाएगा और उसके तो टाइम बाद दूसरा पार्टिकल आएगा, यानी एक पार्टिकल गया तो टाइम तो वो ले ही लेगा डेड टाइम के लिए, पैरालिसिस टाइम तो ले ही लेगा। अगर दो पार्टिकल गए तो वो दो बार अक्रियाशील होगा, तो टू टाइम तक वो अक्रियाशील रहेगा। अगर तीन पार्टिकल गए तो वो तीन बार अक्रियाशील होगा। इसी तरह से अगर उसने एन पार्टिकल काउंट किए हैं तो उसके हिसाब से तो स्मॉल एन पार्टिकल ही पहुंचे हैं, कैपिटल एन तो एक्चुअल में पहुंचे हैं, बट उसने रिकॉर्ड कितने किए, स्मॉल एन रिकॉर्ड किए। इसका मतलब स्मॉल एन टाइम्स टो टाइम तक वो क्या रहेगा, अक्रियाशील रहेगा। अब आप ये बताइए, अगर इतनी उसकी ये है अक्रियाशीलता है तो क्रियाशीलता कितनी होगी, 1 माइनस एन टो, यानी उसकी प्रायिकता, उसके काम ना करने की प्रायिकता एन टो है, तो काम करने की प्रायिकता कितनी होगी, 1 माइनस एन टो, और ये कहलाएगी इसकी एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी का एक फॉर्मूला और हो गया, ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस एन टो, और ईटा का फॉर्मूला अभी अभी अपन को मिला था एन अपॉन कैपिटल एन। तो ये वाला फॉर्मूला आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ से अगर आप ये वैल्यू मिल जाएगी, तो ईटा इज इक्वल टू एन बाय एन इज इक्वल टू 1 माइनस एन टू। इसके लिए आप ये वाली चीज मत करो, लाइनें मत याद रखो, क्योंकि इससे आपको कंफ्यूजन होगा। डायरेक्टली मैंने इसी फॉर्मूले का डेरिवेशन आपको समझा दिया है। अब इसकी विशेषताएं जो है और इसकी कमियां जो है वो देख लीजिए। विशेषताएं हैं अल्फा बीटा गामा, और इनका डिटेक्शन किया जा सकता है। एक पेयर उत्पन्न होने पर भी वोल्टेज मिल सकता है। स्पंज जो पल्स वोल्टेज की ऊंचाई काफी जरूरत होती, ऊंची होती है, इसलिए एम्पलीफिकेशन कम करना पड़ता है। और ज्यादा परास के लिए ऊंचाई नियत रहती है, इसलिए पावर सप्लाई के रेगुलेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये चीजें आपके याद करने की है यार ना। और स्पंद वोल्टता की ऊंचाई जो है वो प्रकृति और ऊर्जा पर निर्भर नहीं करती है। कमियां क्या है कि पैरालिसिस टाइम बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इसका हमें वेट करना पड़ता है, तो ये अच्छी चीज नहीं है। और जो ऊंचाई है वो कण की ऊर्जा पर निर्भर नहीं करती है, इसलिए ऊर्जा के मापन के लिए काम में नहीं लिया जा सकता। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्योंकि वोल्टा इस पर जो पल्स वोल्टेज मिला आपको वो आयनकारी कण की ऊर्जा पर निर्भर ही नहीं कर रहा है, इसलिए उस वोल्टेज को मापने से आपको ऊर्जा का पता नहीं चलेगा, तो ऊर्जा के मापन के लिए उपयोग में नहीं लाया जाएगा। क्वेंचिंग प्रोसेस के उपयोग में लाए गए जो डीकम्पोजिशन के कारण इसकी आयु सीमित होती है। ऑब्वियसली जो क्वेंचिंग एजेंट होता है वो उसके कारण इसकी सीमित होगा। पैरालिसिस टाइम लगभग 200 से 250 माइक्रोसेकंड होता है, इसलिए 5000 कण प्रति सेकंड से ज्यादा की गणना के लिए काम में नहीं आता है। और आयनकारी कण की प्रकृति के बारे में कोई सूचना नहीं देता है कि वो चार्ज पार्टिकल है या न्यूट्रल पार्टिकल है या फोटोन है। और क्योंकि इस चार्ज पार्टिकल के बारे में नहीं बता सकता, इसलिए न्यूट्रॉन का संसूचन डिटेक्शन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो बता ही नहीं पा रहा है कि चार्ज पार्टिकल है या अनचार्ज पार्टिकल है या न्यूट्रल है, तो न्यूट्रॉन का नहीं कर पाता, क्योंकि न्यूट्रॉन में आयनीकरण गुण नहीं होता है। अब जो आपका प्रोपोर्शनल काउंटर था, और कई बार एग्जाम में इनमें वो पूछ लिया जाता है, डिफरेंस पूछ लिया जाता है, तो ये डिफरेंस जो है वो आप याद रख लीजिएगा। मैं बस आपको ये दिखा रही हूँ, ये डिफरेंस आप पढ़ के याद कर लेना, ठीक है। इसको 6 तक आ गया, इसको पोज करके ले लो, और यहाँ पर बाकी का ये देख लो, ठीक है। और बस दैट्स इट, ये था गाइगर मूलर काउंटर। अब मैं ये इसमें दिखा देती हूँ आपको, ये है गाइगर मूलर काउंटर, पोज कीजिए। ये नहीं दिख रहा होगा, वीडियो के बैक में चला गया होगा, तो ये यहाँ पे इसका प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, क्वेंचिंग प्रोसेस। ये वाला ग्राफ मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था, ये वाला ग्राफ आप देख लो, ये वाला ग्राफ इजी है। थ्रेशोल्ड तक तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे ये टीडी टाइम है, ये काम कर रहा है, बाद में ये वापस काम कर रहा है, बीच में ये टीडी टाइम है और ये टीआर टाइम है, इस बीच में ये डेड टाइम है, पल्स जनरेटेड इन जीएम काउंटर। फुटनोट पढ़ने की जरूरत नहीं है। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक कर्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लेटो रीजन।
ये इसका स्लोप मिनिमम इतना होना चाहिए। और उसकी एफिशिएंसी ऑफ काउंटिंग और एफिशिएंसी नॉर्मल मैंने बता दिया आपको। इसके एडवांटेजेस हमने पढ़ लिए थे। इसके डिसएडवांटेजेस भी बहुत सारे हैं और इसके कंपैरिजन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। वेल दैट्स इट।